सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और हमारी सीरीज़ चली है एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की। इसमें मैं पूरी आपको एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की एक्सप्लेन करूँगी विद द एक्सरसाइजेस 1 to 6 जो चैप्टर है वो मैंने अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया है विद द एक्सरसाइज। और आज मेरा चैप्टर 7 इसमें शुरू होने वाला है। और मेरी सारी वीडियो को अवेल करने के लिए, उन्हें एक्सेस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक साथ सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 7 जो आपकी बुक में दिया गया ये पूरा न्यू पैटर्न पर है। जो न्यू में कुछ चैप्टर हटाए हैं वो मैंने भी हटा दिए हैं, क्योंकि नए चैप्टर के बेसिस पर ही आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, चैप्टर 7 का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, मोशन आप आज समझ जाएंगे क्या होता है, और डिस्टेंस की मेजरमेंट इस चैप्टर में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि क्या होता है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी में आखिरकार क्या दिया गया है। सबसे पहले एक स्टोरी दी गई है जिसमें कहा गया है ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट क्या है, स्टोरी क्या रही है। तो आपको पता है बहुत साल पहले जो है लोगों के पास क्या था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था जो आज आपके पास है। तो वो क्या करते थे कि वो सबसे पहले तो पैदल चलना शुरू करते थे और अपना जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही पहुंचाना शुरू करते थे। फिर क्या हुआ, उन्हें लगा कि इसमें तो शायद तकलीफ होती है, दूर जगहों पे नहीं पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने एनिमल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, कि एनिमल पे हम सामान रख के जा सकते हैं, घोड़े वगैरह पर जाते थे, राइट। फिर उन लोगों को लगा कि ट्रांसपोर्ट हम वाटर के रूट से भी कर सकते हैं। रूट कुछ जगहों पे ऐसा होता है जो एक नदी दूसरे पार जाना है, तो उसके लिए वाटर रूट्स के लिए उन्होंने बोट्स का इन्वेंशन किया। और क्या हुआ, बोट्स भी इस तरह से आ गई। लाइन वाइज जैसे जैसे इन्वेंशंस होती चली गई हैं वैसे वैसे रखी हैं। तो पहले इंसान खुद चलता था, फिर जानवर यूज़ करने शुरू किए, उसने बोट का भी निर्माण कर लिया। आखिरकार इसके बाद क्या हुआ कि जब व्हील की इन्वेंशन इसके बाद हुई है, बोट के बाद भी व्हील की इन्वेंशन हुई, जो कि बहुत ग्रेट चेंज था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। तो व्हील का तो बहुत ही कमाल का चेंज आया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। डिज़ाइन भी 1000 ऑफ ईयर्स में बदलती रही व्हील्स की, और एनिमल्स को यूज़ करने लगे कि व्हील्स को वो पुल करने लगे। पहले सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स यूज़ करते थे, अब व्हील्स आ गई हैं। तो जैसे बुलक कार्ट जो आज भी यूज़ होती है उसमें क्या है, व्हील्स है और एनिमल उन्हें खींचते हैं, पुल करते हैं कार्ट को, और ये मदद करने लगे। तो हमें अब एक बुलक कार्ट जैसी चीज़ें भी मिलने लगी जो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट थी। देन एक स्टीम इंजन ने तो एक कमाल का एक और रूट खोल दिया, जो कि कौन सा था कि आप रेल रोड्स से भी जा सकते हैं। एक अलग जो बिल्कुल गांव से होती हुई गलियां जाती हैं, शहर से नहीं। और स्पीड में स्टीम इंजन की जो है वो चीज़ें इन्वेंट हुई, और स्टीम इंजन से हम काफ़ी जल्दी पहुंच जाते थे जगहों पे। इसके बाद किसका निर्माण हुआ, ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि मोटर कार्स, ट्रक्स, बसेस का भी क्या करने लगे, ट्रेन स्टीम इंजन के बाद इन सब का भी निर्माण होना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, मोटराइज्ड बोट्स आने लगी। सिर्फ बोट्स नहीं, मोटर लगा हुआ बोट्स आने लगी जो और तेज़ी से चल सकती थी। शिप्स आने लगी। ये भी क्या है कि पानी पर चलने के लिए तेज़ी से, पहले सिर्फ बोट थी जो हाथ से चलती थी, मोटराइज्ड बोट्स और शिप्स भी चलने लगी। ये सारी की सारी क्या है, अर्ली 1900 के आसपास की ये डेवलपमेंट है। और 1900 के आसपास एरोप्लेन डेवलप्ड हो गया। अब एरोप्लेन तो सबसे ज़्यादा फास्ट है हमारे लिए, तो 1900 के 19th सेंचुरी के आसपास एरोप्लेन आपका आ गया। फिर लेटर इम्प्रूवमेंट क्या हुई कि गुड्स अब इससे जाने लगे, पैसेंजर भी इससे जाने लगे एक जगह से दूसरी जगह पे, ये ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर ट्रेन्स भी कैसे, इलेक्ट्रिक आने लगे। अभी तक स्टीम इंजन की बात थी, फिर मोनो रेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, एरोप्लेन तो है, सुपरसोनिक है, स्पेस क्राफ्ट, ये सारी 20th सेंचुरी में, यानी कि आज से लेकर अब तक की इन्होंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा है कि अलाइन करिए जैसे जैसे आपने देखा है कि क्या हमारे पास चीज़ें हैं। ये देखिए सारी जो है ये क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो आज हम एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान कहीं जल्दी ले जा सकते हैं और चीज़ों को कर सकते हैं, अपना काम जल्दी कर सकते हैं। ये थे हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। तो जो टॉपिक है उसमें कह रहा है कि कितनी डेस्क ये वाइड है। इसको करने के लिए सबसे पहले इन्होंने एक बात आपको लिखी है कि आखिरकार हमें मेजरमेंट की ज़रूरत है क्यों। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल जो इतनी देर से हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े थे उसका रिलेशन ये था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें क्यों चाहिए। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी दूर जा रहे हो। अब आपसे कहें कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है, अब स्कूल की अगर आपको दूरी पता है, या आपका स्कूल रहा, ठीक है, तो अगर अपने घर से आपको स्कूल जाना है, तो अगर आपका स्कूल बिल्कुल बगल में ही है, मतलब घर के काफ़ी पास है, तो आप पैदल जा सकते हो, ये आपकी कन्वीनियंस होगी। और अगर आपको ये पता है कि आपका स्कूल दूर है, तो आप बस से, आपको कोई छोड़ने जाएगा, आपके मम्मी पापा कार से, बाइक से,
तब आप पहुंच सकते हो स्कूल, राइट। तो दिक्कत क्या है कि हमें यहाँ पर समझना होगा कि आखिरकार दूरी, डिस्टेंस जो है हमें नापनी बहुत ज़रूरी है, और वो मेज़रमेंट का कुछ नंबर या कुछ होना चाहिए जिससे हम अनुमान लगा सकें हाँ ये तो दूर है। सिर्फ जाके नहीं, आप नंबर डायरेक्ट आपने अगर ऑनलाइन देखा कि मेरा स्कूल मेरे घर से कितनी दूर है, तो आपको एक अनुमान लग गया कि हम ऐसे तो नहीं जा सकते, कोई हमें साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो हर जगह पे हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ यही बात लिखी गई है कि आप क्या लोगे, बस, ट्रेन, और से हर जगह, किसी भी जगह आपको जाना हो। उसके बाद यहाँ पे बात कही गई है कि जो हाउ वाइड द डेस्क। अब इसका है कि जो बूझो और पहेली है वो एक ही डेस्क पे बैठे हुए थे। अब जब वो बैठे हुए थे तो दिक्कत ये हो रही थी कि एक को लग रहा था कि शायद एक जो है वो जगह ज़्यादा ले रहा है। अब इस बात को तय करने के लिए टीचर तक बात पहुँचती है, तो टीचर कहती है आप जो सीट है वो डिवाइड कर लो हाफ में। अब हाफ में डिवाइड करने के लिए कुछ मेजरिंग टूल तो होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उनके पास एक गिल्ली थी और एक डंडा था। ये डंडा है, ये गिल्ली है, ठीक है, इसे गिल्ली कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने गिल्ली और उन्होंने नापी, पूरी जब नापी, तो उनको लगा कि 2 गिल्लियां और 2 बार जब डंडा रख दें तो ये पूरी जो बेंच है वो कितनी वाइड है वो उनको पता चले। तो उन्होंने एक गिल्ली और एक डंडा हाफ बना देगा इसको, और एक गिल्ली एक डंडा, ये हाफ टोटल था, तो उन्होंने हाफ डिवाइड कर दिया। इस तरह से तो बात चल रही थी। अब हुआ क्या कि एक दिन ये लकीर मिट जाती है, जो ये करते हैं वो लकीर मिट जाती है। अब फिर से वही समस्या आना शुरू होती है, एक को लगता है एक जगह ज़्यादा घेरा है, एक को लगता है कि वो कम लिख पा रहा है। फिर बात टीचर तक पहुँचती तो नहीं है, पर हाँ टीचर तक पहुँचती। अब क्या है कि गिल्ली डंडा वाला तो खो जाता है बूझो और पहेली का। तो बूझो और पहेली क्या करते हैं, जो ये गिल्ली और डंडा है, ये इनका जो इस बार जो डंडा था वो शायद थोड़ा बड़ा था, ठीक है। अब वो बड़े से क्या होता है कि इस बार क्या होता है कि ये 2 डंडे और एक गिल्ली भर की ही जगह को नापा था, क्योंकि डंडा जो था वो बड़ा था। अब मेजरमेंट क्या हुई, गड़बड़ हो गई। अब इस तरह से क्या हुआ कि जो हाफ है वो अब नहीं कर सकता। अब गिल्ली को किस बेसिस पे वो हाफ करेगा, अनुमान लगा के, बिल्कुल करेक्टली तो नहीं कर सकता, हाँ थोड़ा बहुत अनुमान लगा के गिल्ली के हाफ से कर दे तो कर दे, ठीक है। तो अब समस्या क्या हुई कि मेजरिंग टूल इनके पास अब सुटेबल नहीं रहा इसको क्या करने का, हाफ करने का। किस बेसिस पर हम हाफ करें, यहाँ पे 2 गिल्ली थी 2 डंडे थे, उस हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर दिया था। यहाँ एक गिल्ली थे 2 डंडे थे, यहाँ डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक मदद और ले सकते थे जिसमें एक्यूरेटली कर सकते थे, स्ट्रिंग यानी इन्होंने एक धागा ली, ठीक है। धागे को इन्होंने क्या किया कि पूरी धागे की लेंथ जो है वो आप लेंथ को अच्छी तरह से नाप लो। किस बेसिस पर, जो आपकी जो वाइड आपकी जो टेबल है, ठीक है, इसके बेसिस पर आपने क्या किया, स्ट्रिंग को नाप लिया। अब क्या करोगे, स्ट्रिंग नापने के साथ साथ अब इसको ऐसे करके करो तो ये कितना दिखेगा आपको, हाफ दिखेगा। फिर और फोल्ड करते जाओ तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करते उन्होंने कहा कि स्ट्रिंग पर जो है एक निशान बना लीजिए कि ये 1/4 का है, 1/8 है, स्ट्रिंग की लेंथ बना लीजिए। उस बेसिस पर आपको क्या जो हाफ दिखेगा ना, आप स्ट्रिंग को जैसे ही लंबा करोगे जहाँ हाफ वाला दिख रहा होगा तो आप समझ जाओगे यही हाफ वाला है। तो स्ट्रिंग की मदद से आप क्या कर सकते हो, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो कि हाफ हमारी सीट है, ये दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे तो देखिए यहाँ स्ट्रिंग की मदद से ये काम कर रहा है और अच्छी तरह से मेजर कर पा रहा है अपनी मेजरिंग को, ठीक। अब यहाँ लिखा है कि बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं व्हेन वी केम अक्रॉस टू नीड मेजर लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आखिरकार मेजरमेंट सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर, तो हमें क्या है, बहुत जगहों पे आखिरकार मेजरमेंट की हमें लाइफ में हर जगह ज़रूरत पड़ती है अनुमान लगाने के लिए कि क्या है लेंथ और डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि टेलर को क्यों ज़रूरत पड़ती है, टेलर को अगर कुर्ता सिलना हो तो आपके अगर नाप का सिलना है तो उसको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, कि आपकी जो बाहें हैं वो कितनी है, आपके जो चेस्ट है वो कितना है, उस हिसाब से अगर कुर्ता सिलेगा ना। कारपेंटर को क्या हाइट और विड्थ जाननी पड़ती है, तब वो क्या करेगा, आपकी कोई भी चीज़ को बना पाएगा, दरवाज़ा बना पाएगा, इस हिसाब से उसकी हाइट और विड्थ को जानेगा, ठीक है। फिर फार्मर को क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो तभी जान पाएगा कि उसका लैंड कितना, उसे कितनी सीड्स की ज़रूरत है। इन सब के लिए हमें क्या पड़ती है, मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ज़रूरत क्या पड़ती है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये रूम कितना बड़ा है, ये कितना वाइड है डेस्क आपकी, ऐसे ही दिल्ली से लखनऊ अगर आपको जाना हो तो कितनी दूर है, यहाँ हर जगह पे वैसे मून अर्थ से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये सारी जो क्वेश्चंस हैं ये इस बात को बताते हैं कि हर चीज़ क्या मांग रही है, डिस्टेंस। आपके जो चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ये पूरी चीज़ों को देखने के लिए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की क्या चाहिए, हमें दूरी चाहिए, ओके। अब कुछ मेजरमेंट्स की बात करते हैं, ठीक। सब मेजरमेंट्स में यहाँ पर क्या दिया गया है
कि मेजरमेंट के कई तरीके हो सकते हैं। ये नहीं है कि अभी आप सोच रहे हो कि आप तो स्केल से भी मेजर कर सकते हो, ये क्या पूरी भर में बकवास है। तो ये है कि जब स्केल का जब तक कि निर्माण नहीं हुआ था तब लोग मेजर कैसे करते और आखिरकार ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें स्केल की, ये सारी कहानी यहाँ से शुरू होते हुए और स्केल तक ज़रूर आएगी। अगर आपने बुक देखी होगी तो आपने चित्र भी अपने ज़रूर देखे होंगे, डायग्राम्स देखे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि आप तरीके बहुत है मेज़र करने के। जैसे कि मेज़रमेंट का सबसे पहला इन्होंने कहा कि आप क्या करो कि आपके जो फुट है, ठीक है, आपके पैर जो है, ठीक, आप पैर से हर आदमी क्या करे, इनको हर एक बच्चे को एक कह दिया गया कि फुट के बराबर क्या करे, हर फुट से वो जाए और एक एक फुट रखता जाए और वो बताए कि कितनी लेंथ है क्लासरूम की और कितनी विड्थ है क्लासरूम की। यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट रखना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि हर के हिसाब से हर का फुट अलग अलग है, किसी का छोटू होगा, किसी का बड़ा होगा, ठीक है। तो माफ़ करिएगा, फुट बहुत गंदे दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसा भी आप फुट अच्छी तरह से समझ जाते हो कि फुट से आप देखोगे तो वो एक के हिसाब से अलग अलग जो है वो वैल्यूज़ बताएगा कि मेरे फुट जो है, मान लीजिए कि कोई 12 फुट पर ही पा जाता है, कोई 14 फुट पे है। मान लीजिए कोई आकाश लड़का है आपकी क्लास में, तो उसको जो है वो 11 फुट पे ही उसकी लेंथ है और वो बोल रहा है कि जो 10 है वो विथ है क्लासरूम की। दूसरा बच्चा कहता है 14 फुट मेरे आ रहे हैं और जो विथ है वो उसकी 12 आ रही है, ठीक है। इस तरह से कई बच्चों की आप लिस्ट बनाओगे और उनके हिसाब से वो फुट को, तो आपको ये अनुमान लग जाता है लेंथ बड़ी है और उसकी ब्रेथ जो है वो छोटी है, ठीक। नेक्स्ट बात है, एक और तरीके से आप कर सकते हो, उसको कहते हैं हैंड स्पैन। या आप घर पे भी देखते होगे कि आपकी मम्मी या पापा जो है वो हाथ से भी नाप लेते हैं कि इतना है। इसको क्या कहते हैं, हैंड स्पैन कहते हैं, कि इतना आपका हाथ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक जोड़ो और पूरा यहीं से फिर शुरू करो दूसरी मेजरमेंट को, कितने हैंड स्पैन है, ठीक है। तो ये कितने हैंड स्पैन है ऐसे ही करना है। हर एक बच्चे का आपको कौन मेजर कर रहा है उसके कितने नंबर ऑफ हैंड स्पैन से ये विथ निकल के आई है टेबल की, इसको देखना है, ठीक है। ये जब भर लोगे आप तब आप क्या देखोगे कि आपको एक अनुमान क्या मिला कि आपने देखा होगा कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हो वहाँ आप कंपैरिजन कर रहे हो अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी से, ठीक है। नोन क्वांटिटी क्या है, आपको पता है कि ये आपका जो हैंड स्पैन है ये आपका क्या है, ये आपकी नोन क्वांटिटी है, ठीक है, कि आपको पता है ये एक है, ठीक है। अब इतनी आपने नापी और आपने कहा 5 हैंड स्पैन आ रही है, तो 5 आपने क्या बोला, 5 हैंड स्पैन, ठीक। तो ये जो नोन क्वांटिटी हमारी क्या है, हैंड स्पैन है। और 5 कर लो, अननोन क्या थी, डेस्क की लेंथ, तो 5 हैंड स्पैन भर की है, ये आपको पता चल गया, ये अननोन क्वांटिटी से, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये तो नंबर कहलाता है, लेकिन ये जो आपने हैंड स्पैन बोला ये क्या कहलाती है, यूनिट। आपके लिए ये यूनिट है, कितने हैंड स्पैन है, तो 5, यानी कि 5 हैंड स्पैन भर का आपको एक अनुमान लग, जब आपका हैंड देखेगा तो कहेगा अच्छा इसके अप्रॉक्स है, तो इतनी डेस्क है हमारी विथ की, ठीक है। तो ये बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो हैंड स्पैन के इस हिसाब से है, तो यही यूनिट होती है। दिस फिक्स क्वांटिटी है। हैंड स्पैन क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, राइट, कि इतने हैंड स्पैन। आपका हैंड स्पैन अभी नहीं चेंज होगा, तुरंत तो नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हैंड स्पैन है तो ये आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी है, उसे हम यूनिट कहते हैं। तो यानी किसी की चीज़ को भी आप मेजर करते हो तो वहाँ एक यूनिट होती है और एक नंबर होता है, ठीक है। 20 हैंड स्पैन या 20 फुट, फुट क्या है, यूनिट हो गई आपकी, और हैंड स्पैन क्या हो गया, ये भी यूनिट हो गई आपकी, ठीक है। व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ एज अ फुट यूनिट टू अदर्स, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग एक्चुअली द लेंथ। अब यहाँ समस्या क्या है, हर की अलग अलग है और आप देखो मेजरमेंट भी अलग अलग है, वो अंदाजा नहीं लगा सकता। हो सकता आपके हाथ बहुत छोटे हो या आपके हाथ बहुत बड़े हो, तो इससे अंदाजा लग पाएगा कि आपकी विथ कितनी बड़ी है, तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। अगर वो आपका हाथ देख लेगा तो अंदाजा लगभग लगा लेगा, बट एक्यूरेटली नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब है जो मेजरमेंट आप ले रहे हो, भले वो अपने लिए तो आपके लिए अच्छी है, आप अपने हिसाब से जब करना हो तो चीज़ें अच्छी हैं, पर हम चाहते हैं एक ऐसी यूनिट जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, ठीक है। इसके लिए क्या निर्माण हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट एक होनी चाहिए जो सबके लिए सेम हो, ठीक है। तो एंशियंट टाइम्स में बात करें तो सब फुट, फिंगर, डिस्टेंस, स्टेप्स के हिसाब से मेजरमेंट ले लेते थे, ठीक है। तब उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब समस्या आएगी तब ना सोल्यूशन के लिए देखा जाएगा। दूसरा क्या, आज भी आपके घर में क्या होता है, अंगुल बोलते हैं ना, इतने अंगुल की चीज़ें हैं, इसको क्या कहते हैं, यानी फिंगर, इतने मुट्ठी फिश से भी नाप लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आज भी जो है फ्लावर सेलर जो है आप देखोगे तो 4 मार्क के हिसाब से जो गारलैंड्स है टाउन इन इंडिया में आज भी कहते हैं ना इतने अंगुल का हमने बनाया है, तो वो आज भी इसको यूज़ कर लेते हैं इंडिया में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। अब यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या किया, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होती है कि साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसी यूनिट बना दे, दुनिया किसी कोने में भी हम ये बात बोल दें कि हाँ इतना है, तो वो सबके लिए सबको सेम जाए। लेंथ जब वो नापे उसके लिए भी सेम निकले और आपके लिए भी सेम निकले, ठीक है।
तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट को उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। और जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो एसआई यूनिट मीटर में ही होती है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है, ठीक। अब हर चीज़ हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपकी जो स्केल होती है आप नापते हो, अगर आप कहते हो 15 सेंटीमीटर, तो आप 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आप क्या पाओगे, 0.15 मीटर के अप्रॉक्स आप पाओगे कि जो ये लेंथ है एसआई यूनिट में, ठीक है। या फिर आप 15 सेंटीमीटर भी कहो तो गलत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है हमारी मीटर है। तो 1 मीटर में आपको ध्यान रखना है 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसके अलावा अगर दूरी बहुत बड़ी है तो किलोमीटर में भी, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है, आप हायर क्लासेस में और पढ़ोगे। अब ऐसा नहीं कि 6th में भी ये बेसिक है कि आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने दिया है कि करेक्ट मेजरमेंट। अब आप यहाँ समझ गए हो कि मेजरमेंट को क्या किया गया है, करेक्ट करने के लिए यहाँ पर बात की गई है कि अब आप क्या है, अब कोई भी नापेगा तो कोई स्केल से अगर आप लेंथ नापोगे और आपका जो फ्रेंड है वो भी नापेगा, स्केल सेम है, किसी का हाथ वात नहीं है ये कि हाथ अलग अलग साइज का होगा या पैर अलग अलग साइज के होंगे। आप जहाँ से नापोगे, आप अगर डेस्क उसने अगर 15 सेंटीमीटर की नापी है, डेस्क हालांकि ये मैं कह रही हूँ 60 सेंटीमीटर की नापी है, तो आपका फ्रेंड भी कितना नापेगा स्केल से, 60 सेंटीमीटर, अगर वो कोई एरर ना करे, ठीक है। अब सही तरीका क्या है मेजरमेंट का, तो सबसे पहले 2 तरीके दिए हैं कि आप क्या करोगे कि स्केल को हमेशा स्ट्रेट पकड़ोगे, कुछ भी नाप रहे हो। अब देखो इसने विथ नाप रहा है तो स्ट्रेट है, ये करेक्ट तरीका है, और ये गलत तरीका है, देखिए कैसे टेढ़ी हो रही है ये, ठीक है। तो ऐसा तरीका सही नहीं होता। दूसरा मेजरमेंट में क्या ध्यान रखना है कि एक इन्होंने कहा है कि बाय चांस कि आपका जो कोना है, कभी कभी आपकी स्केल जो है वो जैसे कांच की होती है, तो आपका फर्स्ट कोना टूट गया है, ठीक है। अब फर्स्ट कोना टूट गया है तो जरूरी नहीं आप 0 से ही शुरू करो, आप वहां से शुरू करो जहां से एक्यूरेटली वो डिजाइन आपको दिख रही है, ठीक है। अब वहां से शुरू करोगे और वहां से भी नापोगे तो आपको क्या, आपने देखा कि आपने 1 से शुरू किया, यहाँ पर देखो कि 1 से इसने शुरू किया, तो अब एक कोना अगर अच्छा नहीं तो भी तो गलत मेजरमेंट देगा। तो एक कोना 1 से शुरू किया, 1 से लेकर इसकी अगर जैसे ये 14 आ रही तो इसे पता है कि एक यहाँ से कम शुरू किया, तो 14 में एक क्या करेगा, कम कर देगा। जब 14 में एक कम कर देगा तो इसका कितना आएगा, तो कहेगा 13 सेंटीमीटर एक्चुअली है, क्योंकि तो हमने तो 1 से शुरू किया, हमने 0 से थोड़ी शुरू किया कि 0 से ये 14 सेंटीमीटर है। तो इस हिसाब से मेजरमेंट क्या करोगे आप, सही मेजरमेंट के लिए आप 0 से जरूरी नहीं, अगर टूटी हुई 0 अगर सही हालत में है तो आप 0 से ही शुरू करो, नहीं तो आप कहीं से भी शुरू करोगे उतना माइनस कर दोगे जहाँ से शुरू किया है, जो भी मेजरमेंट है। बात समझ में आई। तो ये चीज़ें हो गई, मेजरमेंट हमेशा जहाँ से कर रहे हो वहीं से ही आपको लेनी है। दूसरा क्या है, जब मेजरमेंट लेते हो तो आप ये बी वाला बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है, बाकी वालों को वैल्यूज अलग अलग दिखाई देंगे, यानी कि आप बीच में बिल्कुल सामने से देखोगे कि क्या वैल्यू है, यही सबसे प्रॉपर पोजीशन है। यहाँ लिखा है बी इज द प्रॉपर पोजीशन आई की, जब भी आप मेजरमेंट लोगे तो ये हो गई प्रॉपर मेजरमेंट की। इसके अलावा अब बात करिए तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी में यही बताया गया है कि अब आप हु मेजर द हाइट, एक इंसान का नाम लिखोगे, और हाइट जो है वो हैंड स्पैन यानी कि जो हाथों से भी आपने नापी थी उस तरह से भी हाइट को आप नापेंगे, और उसके अलावा हाइट जो है वो एक जो सेंटीमीटर है उसमें भी है। अब वहाँ क्या करना होगा, स्केल से आप कैसे, मीटर स्केल से आप कैसे नापोगे कि एक आदमी क्या करेगा कि जब आप खड़े हो जाओगे एक जगह पे, ठीक है, तो खड़े हो जाओगे तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, वहाँ एक निशान लगा देगा आपके सर के ऊपर। उसके बाद क्या करेगा, मीटर स्केल से धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा और कितनी है वो नाप लेगा। हर बच्चा यही करेगा, उस बच्चे के हिसाब से निशान लगाएगा और दीवार पे उस स्केल से उसको सीधा सीधा नाप लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो हर बच्चा कुछ वैल्यू लिखेगा और हैंड स्पैन से उसकी क्या वैल्यू है ये लिखेगा। तो जब आप देखोगे तो हैंड स्पैन में वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर रही होगी, किसी का हाथ छोटा किसी का बड़ा होगा। पर अगर आप देखोगे कि स्केल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत इसलिए होगा कि लेने में थोड़ी बहुत तो लापरवाही बच्चे हो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वेरिएशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे लिए एक अच्छा सिस्टम है जहाँ पर सबके लिए वैल्यू सेम हो, तो इसीलिए हम स्केल से लेते हैं। बाकी ले आप कैसे भी सकते हो, मेजरमेंट मायने रखती है, यानी किस तरीके से किया है। पर हाँ, जो एक्यूरेट मेजरमेंट अगर लेना हो तो यहाँ पर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आप ये बात समझ गए हो, ठीक है। अब अगर कर्व्ड लाइन है तो आप स्केल से कैसे मेजर करोगे कर्व्ड लाइन को, उसके लिए आपको एक तरीका बताया गया कि यहाँ पर आप क्या करो कि एक नॉट लगा दो, यहाँ से धागा लो और चिपकाते शुरू करो धागे को, यहाँ से लेकर पूरा चिपकाते वहाँ तक, और यहाँ से आप धागा को क्या करो, तोड़ दो। अब आपने क्या किया, जो ये कर्व्ड लाइन है उसी की लंबाई का आपने धागा ले लिया है। अब जो धागा है उसको स्ट्रेट कर लो और फिर उसके बाद स्केल से आप नाप लो कि कितना है, और आप समझ जाओगे कर्व्ड लाइन की लेंथ कितनी है। बात समझ में आ रही, स्केल से तो आप नापोगे लेकिन स्ट्रिंग मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि मूविंग थिंग अराउंड अस, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक वर्ड समझोगे जो आगे हायर क्लासेस में यूज़ होता है, ठीक है, फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह से, ये फिजिक्स का ही चैप्टर है, जहाँ पर बात करेंगे कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ें जैसे बर्ड जो आप देखते हो क्या है, सेम प्लेस पे नहीं रहती, आप समय के साथ देखते हो वो आज कहीं और है तो थोड़ी देर बाद उड़ के वो किसी और जगह पर पहुँच जाएगी, ठीक है।
लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल है, वो आपको आज जहाँ दिख रही है, अगर आप हटाओ ना, खुद से तो नहीं जाएगी, बर्ड क्या खुद से जा रही है, टेबल आप हटाओ ना तो उस जगह पर आज भी है, कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी। यानी कुछ चीज़ें आप क्या देख रहे हो कि वो रेस्ट पर है, जैसे कि आप टेबल की बात करते हो, जो समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो रेस्ट पे कहलाती हैं। और कुछ चीज़ें क्या है, जैसे कि बर्ड, वो मोशन पे है। समय के साथ, बार बार कह रही हूँ, समय के साथ अगर किसी का जो मोशन है वो चेंज हो रहा है, यानी कि वो चेंज करी अपनी पोजीशन को, तो वो मोशन में है, जैसे कि बर्ड। और जो समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है खुद से, वो किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट और मोशन में हम बात करते हैं। वैसे आंट पे इन्होंने एक बात कही कि आंट पे आप क्या करो, एक पेज लो, उसमें शुगर डाल दो। ठीक है, शुगर डालोगे तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो चींटी या चीटा आ जाएंगे, और आप उनका जो है वो चलते चलते जाएं, तो आप उस हिसाब से पेन भी चलाते जाओ, उनका पाथ ट्रेस करोगे तो आप भी देखोगे कि समय के साथ क्या कर रहे हैं, कि ये मोशन करे, अपनी जगह को देखिए, एक ही जगह पे थोड़ी खड़ा है, ये एक जगह से यहाँ पहुंचा, एक जगह से यहाँ। इसे हम क्या कहते हैं, बहुत ही नॉर्मल टर्म है कि मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है पास में खड़ा नहीं है। अब मोशन भी कई तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ मोशन में, जैसे कि ये देखिए, आप देख रहे हो कि ये सीधा चल रहा है, क्या कर रहा है, ये सीधा चलती है। बस भी क्या है, अगर कोई कर्व अभी नहीं आया तो सीधा चल रहा है। वैसे आर्मी भी क्या चल रही है, सीधी चल रही है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, जहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन में कोई चल रहा है। जब कोई स्ट्रेट लाइन में चलता है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरी बात क्या की जाती है कि अब यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ये चल रही है, ये सर्कुलर में चल रही है, तो ये भी चल रहा है सर्कुलर में। ठीक है, अगर बात करें तो ये भी क्या कर रहा है, सर्कुलर में घूम रहा है। यहाँ पर क्या, एक जगह से वो दूसरी जगह पर नहीं जा रहा है, एक ही जगह पर क्या कर रहा है, बार बार ऐसे ऐसे करके मोशन कर रहा है। ठीक है, एक ही जगह पे बार बार क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। पंखा भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, पर मोशन किसी तरीके का दिखा रहा है, मोशन चल रहा है, क्योंकि ये लगातार टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, जगह पर वहीं पर है, पर इसकी ब्लेड्स क्या कर रही हैं, एक पोजीशन से समय के साथ बदलाव कर रही हैं। ठीक है, ये सारे मोशन क्या कहते हैं, सर्कुलर में कर रही है, तो इन मोशंस को, यहाँ पे पंखा भी वही काम कर रहा है, इन मोशंस को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। तो द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्लाई और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर द एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन में हो रहा था कि कारें एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। यहाँ क्या होगा, मोशन होगा कि एक ही जगह पर रह के वो अपनी पोजीशन को लगातार, जैसे ये पंखा दिखा रहे थे, चेंज कर रहा है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि जैसे आपका जो बॉब होता है, जो पेंडुलम में, ठीक है, वो लगातार ऐसे ऐसे करता रहता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अपनी ही पोजीशन पर वापस आना और फिर चले जाना, फिर वापस आना अपनी ही मेन पोजीशन पर, ये को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। या अपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक सही समय के बाद वो वापस से उस मोशन को रिपीट करे, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सर्कुलर में भी, यहाँ पर टरबाइन में भी अगर ये है तो सर्कुलर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पंखा एक समय के बाद वापस से उसी मोशन को रिपीट करता है, हर टाइम के बाद फिर से इस जगह पर आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर से करेगा, ये करेगा, ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बात समझ आ रही, लगातार क्या है, समय के साथ उस मोशन को फिर से वो रिपीट करे, उस मोशन को रिपीट करे, उस पोजीशन को रिपीट करे, तो वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक। सर्कुलर मतलब कि सर्कुल में घूम रहा है, लेकिन अगर उसी पोजीशन पे चल रहा है तो ये सर्कुलर मोशन में पीरियोडिक भी आएगा। ठीक है, एक जगह पे कई चीज़ें आ सकती हैं। अब देखिए, टू एंड फ्रो की मतलब होता है यहाँ पे, तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का, हर समय के बाद ये रिपीट करेगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉब भी किसका है, टू एंड फ्रो का एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का है। ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ स्ट्रिंग्स जो है वो क्या करती हैं, आप देखोगे स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है तो ये ऊपर नीचे होती है अपनी जगह पर। ठीक है, स्ट्रिंग भी इसका है। बेल में जो ये बेल लगी है, ये भी क्या ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होती है अपनी जगह पर, जब एक बार आप छेड़ देते हैं इसको, ये भी पीरियोडिक का है। तबले में जो ये तबले का ये आप देखते हैं जो है ना, ये भी क्या करता है, ऊपर नीचे इस हिसाब से होता है, और ये भी किसका है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए बॉल अगर जब है, दोनों मोशन भी कर सकती है। बॉल अगर रोलिंग करके आपके पास आ रही है, ऐसे रोल करते हुए करते आ रही, तो ये आगे भी चल रही है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन को भी शो कर रही है, और घूम घूम के आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सर्कुलर मोशन यानी रोटेशनल मोशन को भी कर रही है। तो एक से ज़्यादा मोशन को भी शो कर सकते हैं एक ही जगह पर। ठीक है, या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आपने क्या क्या पढ़ा, आप रिकॉल कर लो। आपने पढ़ा कि जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद करते हैं। एंशियंट टाइम्स में जो लेंथ है वो किस हिसाब से, फुट और विथ और फिंगर से, स्टेप्स और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इन सब से क्या होता था कि सबके स्टेप्स अलग अलग थे, तो कन्फ्यूजन होती थी, जिससे हमने एक यूनिफॉर्म सिस्टम मेजरमेंट बनाया। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते थे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते थे। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अब एक्सेप्टेड है। मीटर आप कहीं भी जाओगे, फॉरेन जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं जाओ,
वही रहेगा। मीटर बात करें एसआई यूनिट, अगर लेंथ की बात करें तो मीटर में ही रखी जाएगी, ठीक है। मोशन अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो रेक्टिलिनियर मोशन, अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसे रेक्टिलिनियर कहते हैं। अगर एक ही जगह पर फिक्स्ड पॉइंट पर वो मूव करती जा रही है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जो अपन इटसेल्फ रिपीट करे एक पीरियड के बाद उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको मुझे बतानी थी, और यहाँ का चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट होता है समराइज के साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा अच्छे से वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मैं आगे इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी और अपनी वीडियो इसी तरह अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।